गुजरात चुनावों के ठीक पहले भारतीय करेंसी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छापने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल की असलियत एक आरटीआई से सामने आ गई। असल में हिंदू वोट की लालसा में अरविंद केजरीवाल ने ये चुनावी स्टंट शुरू किया, लेकिन उनका असली चेहरा कुछ दूसरा है। एक आरटीआई से बात सामने आई कि कभी अपने आप को हनुमान भक्त बताने वाले, न्यूज चैनल्स पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले और ताजा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के भक्त बने अरविंद केजरीवाल ने चुपके दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए की खैरात सरकारी जमीन से दी ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रहे। अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के शासनकाल में जनता के 101 करोड़ रुपए की राशि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी, उसमें से 62 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में दिए गए। साल 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए दिए गए और इसके पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 69 हजार रुपए दिए गए। आरटीआई में मिले जवाब के अनुसार साल 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद ये राशि हर साल बढ़ाई गई। साल 2016-17 में 1 करोड़ 37 लाख रुपए और 2017-18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि 2020-21 में दिल्ली सरकार की ओर से कोई राशि नहीं दी गई। ये वही साल था जब देश में कोरोना का कहर था। आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा हासिल की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी। दिल्ली सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को सौंपा गया ये पैसा आम जनता का है, लेकिन अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इसे एक समुदाय विशेष को सौंपा गया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। झारखंड सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अवैध खनन पट्टा मामले में बुरी तरह से फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निर्वाचन आयोग ने तो अपना मंतव्य राजभवन को पहले ही भेज दिया था, लेकिन अब राज्यपाल रमेश बैस उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इसके लिए राज्यपाल की तरफ से संकेत भी मिले हैं और इसलिए झारखंड में अब कभी भी सत्ता के खिलाफ बड़ा विस्फोट हो सकता है। गौरतलब है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर दोबारा चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। वहीं आयोग ने बीते 25 अगस्त को राज्यपाल को हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में मंतव्य प्रेषित किया था। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, इस पर निगाहें थीं। हेमंत सोरेन की ओर से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज मामले में बीजेपी नेताओं ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी। राज्यपाल से की गई इस मांग पर अब राज्यपाल ने कहा है कि जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक किसी प्रकार का ऑर्डर करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को सेकेंड ओपिनियन के लिए राजभवन से पत्र भेजा गया है। जब सेकेंड ओपिनियन आ जाएगा तो वे ये तय करेंगे कि करना क्या है। राज्यपाल ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी। जांच के लिए आवेदन दिया गया था। चूंकि वे चुनाव आयोग से संबंधित था तो चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया कि आप ओपिनियन दीजिए। ओपिनियन के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि कब ऑर्डर करें या आयोग ने जो मंतव्य भेजा है उसका पालन करें। निर्णय करना गवर्नर के अधीन है। जब तक गवर्नर संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक ऑर्डर करना ठीक नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग का पत्र उनके पास आया तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जो होना होगा होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया और आयोग के पत्र की कॉपी मांगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग की कॉपी दी जाए। इसके बाद वो इलेक्शन कमीशन भी गए, वहां पर भी मना कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि ये संवैधानिक मामला है, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का है और वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो कब एक्शन लेंगे। जबकि सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बार बार ऐसा करने के लिए कहने के बावजूद बैस ने अभी तक इस राय को सार्वजनिक नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने दावा किया कि भाजपा सरकार को गिराने के लिए संख्या बल जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयोग को दूसरी राय के लिए झारखंड के राज्यपाल से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चुनाव आयोग के एक सेवानिवृत्त कानूनी सलाहकार एसके मेंदिरत्ता ने कहा कि उन्होंने बैस का बयान नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी जानकारी में किसी भी राज्यपाल ने कभी भी चुनाव आयोग की कोई राय वापस नहीं भेजी और न ही कोई दूसरी राय ही मांगी। संविधान के तहत केवल चुनाव आयोग ही राज्यपाल से इस तरह के संदर्भों पर राय दे सकता है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी समर शुरू होते ही अरविंद केजरीवाल गुजरात में खासे सक्रिय हो गए, जबकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी पार्टी के दिग्गजों का रास्ता ही देखा जा रहा है।
जानकारों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता हिमाचल आए, माहौल बनाया, टिकट बेची और सारा माल लेकर हिमाचल से रफू चक्कर हो गए। हालांकि कुछ समय पहले तक केजरीवाल पहाड़ी राज्य में काफी सक्रिय रहे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस सिर्फ गुजरात पर है। 25 जुलाई को केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साथ में वर्चुअल रैली की थी। इसके बाद से ही वे वहां नजर नहीं आए। खास बात यह कि पार्टी काफी समय पहले ही राज्य में सक्रिय हो गई थी, लेकिन बाद में रफ्तार धीमी होती गई। अप्रैल में मंडी में केजरीवाल और मान ने तिरंगा यात्रा की थी और इसके 2 दिन बाद ही पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शिमला में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खास दिलचस्पी है। फिलहाल फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर गुजरात पर ही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में धोखेबाजी के आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कह दिया था। शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचे, बहुत सारा रुपया जुटाया और दिल्ली वापस चले गए। उन्होंने देवभूमि को अपवित्र किया है। राज्य में जमे इनमें से अधिकांश लोग अब हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में रैली और रोड शो के जरिए मिली रफ्तार को आम आदमी पार्टी ने खो दिया है। कई जगहों पर केजरीवाल के होर्डिंग्स और पोस्टर्स गायब हैं। रैलियों के दौरान केजरीवाल लोगों से वोट देने की अपील करते थे। उनका कहना था कि आपने राज्य पर शासन करने के लिए 30 साल कांग्रेस और 17 साल भाजपा को दिए। उन्होंने केवल लूट ही की, मुझे केवल 5 साल दे दीजिए। खबर है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राज्य के कई बड़े नेता या तो पुराने दलों में लौट गए हैं या पार्टी की गतिविधियों से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। टीआरएस ने ऑपरेशन लोटस की जो कहानी बनाई थी, कोर्ट में उस कहानी की हवा निकल गई। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन लोटस के नाम पर जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया था, कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है। इन तीनों को इस आरोप में हिरासत में लिया गया कि इन्होंने टीआरएस के 4 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत के ऑफर दिए ताकि वे दल बदल सके। इस मामले में पुलिस को अदालत से झटका लगा है। यही नहीं, केसीआर की पार्टी टीआरएस के दावे भी फुस साबित हुए। अदालत ने साफ कहा कि इस मामले में सबूतों का अभाव है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। 3 आरोपियों को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया था। इन लोगों को एक फार्म हाउस से पकड़ा गया जो टीआरएस के विधायक पायलट रोहित रेड्डी का है। पुलिस का दावा था कि उनकी ओर से ही सूचना दी गई थी कि 3 लोग आए हैं और वे टीआरएस के 4 विधायकों को रिश्वत देना चाहते हैं ताकि वे भाजपा ज्वाइन कर ले। रेड्डी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और उनका यह आरोप था कि टेबल पर 250 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके तहत एक प्रमुख नेता को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और अन्य लोगों को 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। रोहित रेड्डी का कहना था कि रिश्वत का ऑफर करने वाले लोगों ने पार्टी न बदलने पर आपराधिक मामलों में फंसाने और ईडी की रेड करवाने का भी डर दिखाया था। इन आरोपों पर भाजपा ने जवाब देते हुए कहा था कि टीआरएस ने ये ड्रामा किया है जिसकी रचना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने की है। यही नहीं, भाजपा के राज्य महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए जो मामले की जांच करे। उनका कहना था कि टीआरएस ने भाजपा को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची है। तेलंगाना के पुलिस चीफ स्टीफन रविंद्र ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि विधायकों का कहना था कि उन्हें पार्टी बदलने के लिए रिश्वत ऑफर की गई थी। टीआरएस विधायकों का कहना था कि उन्हें इस रकम के साथ ही बड़े पैमाने पर ठेके और पदों का भी ऑफर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को भाजपा ने साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि हम 4 विधायकों को तोड़कर क्या करेंगे। भाजपा ने साफ कहा था कि 50 से कम विधायक तोड़ने पर हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एलजी के खिलाफ बयान देकर कई बार अपने हाथ जला चुकी केजरीवाल एंड कंपनी अब की बार एक नया शिगुफा लेकर आई है और फिर से अपनी फजीहत करवा ली। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदूषण अभियान से संबंधित फाइल रोक ली है, लेकिन भाजपा ने फाइल की तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया कि मंत्री ने एलजी पर झूठा आरोप लगाया। इसके बाद अब आप नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार लगातार कई घोटालों में घिरी हुई है और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने झूठे और अनर्गल बयानों की वजह से विवादों में बने हुए हैं। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी का दांव तब उल्टा पड़ गया जब उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर झूठे आरोप मढ़ दिए। इसके बाद एलजी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को मानहानि का नोटिस भेज दिया।
और कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाते हुए एलजी के खिलाफ सभी ट्वीट्स डिलीट करा दिए और अब फिर से एक नया विवाद खुद ब खुद आम आदमी पार्टी नेताओं ने अपने गले में डाल लिया। दिल्ली सरकार के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्तावित अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। इससे प्रदूषण को रोकने में कितनी मदद मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। फिलहाल इस विवाद का धुआं छा गया है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एलजी सक्सेना पर आरोप लगाया कि उन्होंने फाइल रोक ली है और इसलिए 28 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत नहीं हो पाएगी। अब भाजपा ने फाइल की तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया कि मंत्री ने एलजी पर झूठा आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि सरकार ने एलजी के पास जो फाइल भेजी है उसमें अभियान की तारीख 31 अक्टूबर बताई गई है। इसके अलावा ये फाइल 21 अक्टूबर को एलजी के पास भेजी गई और 27 तक छुट्टियां थीं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश खुराना ने एक ट्वीट के जरिए ये दावा किया कि गोपाल राय ने झूठा आरोप लगाया था। उन्होंने फाइल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का झूठ सामने आया। कह रहे थे एलजी साहब ने फाइल साइन नहीं की, इसलिए 28 तारीख से शुरू हो रहा कैंपेन रोका जाता है, जबकि फाइल को एलजी साहब के यहाँ भेजा गया उसमें कैंपेन शुरू करने की तारीख 31 थी। फाइल भेजी 21 को, जबकि 27 को ऑफिस बंद थे। पोल खुल गई। एलजी ऑफिस के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अगले दिन से छुट्टी थी और इसके बाद दफ्तर 27 अक्टूबर को ही खुले। इसी दिन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर ये आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने अभियान की अनुमति वाली फाइल लटका रखी है। 28 अक्टूबर से इस अभियान को शुरू करना था, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है, इसलिए अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ऐसे समय में ये आरोप लगाए गए जब उपराज्यपाल अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं थे। वह असोला भाटी माइंस गए हुए थे और वहां से उन्हें राष्ट्रपति भवन जाना था। उधर राज्यपाल सचिवालय से जुड़े सूत्रों का ये कहना है कि इस फाइल में अभियान को 31 अक्टूबर से शुरू करने की बात लिखी गई है। ये झूठा आरोप इसलिए लगाया गया ताकि उपराज्यपाल पर फाइल मंजूर करने के लिए दबाव डाला जा सके। एक दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दावा किया था कि एलजी ने इस अभियान की फाइल रोक ली है और इसलिए 28 तारीख से इसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए 28 तारीख से शुरू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को एलजी साहब द्वारा फाइल रोकने की वजह से स्थगित करना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गोपाल राय के इस आरोप के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, ये वाकई बहुत निराशाजनक है कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कोशिश गंदी राजनीति की वजह से रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ने इन सालों में प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाई है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। इसी साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बॉलीवुड एक्टर नए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी जीत दर्ज करते हुए सांसद बने थे। केजरीवाल की तर्ज पर लंबे चौड़े चुनावी वायदे करते हुए सिन्हा ने 2 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन केजरीवाल की ही तर्ज पर उनके सभी वादे झूठे साबित हुए हैं और आज हालात ये है कि क्षेत्र की जनता को उनके लापता होने के पोस्टर्स तक लगाने पड़े हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पहले से ही अपनी गिरती छवि से परेशान है। कई घोटालों के आरोपों में घिरी ममता सरकार के लिए अपने सांसद का आसनसोल जैसे लोकसभा क्षेत्र में ऐसा विरोध बड़ा झटका है और आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर्स वहां की जनता के द्वारा लगाए गए हैं और पोस्टर पर बतौर निवेदक आसनसोल की बिहारी जनता लिखा हुआ है। पोस्टर पर लिखा है, माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो बिहारियों के महापर्व छठ पूजा में अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब हैं। पोस्टर सामने आने के बाद भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा छठ पूजा के दौरान आसनसोल में रहेंगे। विवाद बढ़ता देख तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी कहा कि सांसद कार्यालय से सभी सेवाएं आम लोगों को मिल रही हैं। किसी ने ये पोस्टर लगा दिया। सुबह सुबह स्थानीय लोगों के ध्यान में शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने का पोस्टर आया। स्थानीय भाजपा नेता अमित गरई ने कहा, उन्हें बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह छठ पूजा के दौरान अपने क्षेत्र में नहीं है। वहीं हमेशा की तरह टीएमसी ने फिर से इस घटना के पीछे बिना किसी सबूत के बीजेपी का हाथ बताया है। तृणमूल पार्षद सलीम अंसारी ने दावा किया कि इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा, ये सब बीजेपी का काम है, वह हर महीने आसनसोल आते हैं। शिवदासन ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा इस साल छठ पूजा से पहले आसनसोल आएंगे। उन्होंने कहा कि वह 29 तारीख को आ रहे हैं। वह महीने में 2 बार आते हैं। वह दुर्गा पूजा में भी यहाँ थे। इसको लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है।
कुणाल घोष ने इस संदर्भ में कहा कि ऐसा नहीं है कि सांसद की सेवाएं किसी को नहीं मिल रही हैं, सब कुछ उपलब्ध है। कार्यालय से सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सांसदों को जहां भी शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता होती है वहां सांसद जाते हैं। फिर गुम होने का क्या मतलब है? सेवा न मिलना दूसरी बात थी, सभी को सेवाएं मिल रही हैं। बहरहाल अपने स्टार सांसद के इस तरह विरोध से टीएमसी सख्ते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में कब क्या हो जाए इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल होता है। सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी को ठुकराकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे के सुर अचानक बीजेपी को लेकर नरम पड़ गए। कल तक देख लेने वाले अंदाज में बात करने वाले उद्धव ठाकरे के अचानक सुर बदलने से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सत्ता और पार्टी दोनों लुटाकर अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में उद्धव ने भाजपा के साथ सुलह का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल दिवाली के एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की जरूरत है। उनके बयान का उद्धव ने स्वागत किया और कह डाला कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो तुरंत इसकी पहल कीजिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर उथल पुथल कर दिया, खासकर तब जब बीएमसी चुनाव सिर पर हैं और शिंदे सरकार के मंत्री आपस में ही उलझ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के राजनीति में कड़वाहट खत्म करने के आह्वान का स्वागत किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि फडणवीस को राजनीतिक कड़वाहट खत्म करने का बीड़ा उठाना चाहिए। सामना में ठाकरे का भाजपा को लेकर ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर तब जब ठाकरे भाजपा समर्थित शिंदे सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं और इसी लड़ाई के चलते ठाकरे को न सिर्फ सीएम का पद छोड़ना पड़ा बल्कि वर्षों पुरानी शिवसेना पार्टी के नाम से भी हाथ धोना पड़ा। असल में देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राजनीति में बहुत कड़वाहट होती है, इसे खत्म करने की जरूरत है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपके मन में कड़वाहट खत्म करने का ख्याल आया है तो आपको तुरंत पहल करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का सामना में भाजपा के साथ सुलह का संकेत देना महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अप्रत्याशित है, इसलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे इसी बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव गुट कहता है कि भाजपा की वजह से ही उनकी पार्टी में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे और अन्य पार्टी विधायकों के साथ भाजपा में वे जा मिले और सरकार बनाई। यही नहीं, शिंदे के दावे के बाद उद्धव ने उनकी पार्टी भी छीनी। आगामी 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर उद्धव को अपनी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे करना पड़ा। साथ ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण से मशाल करना पड़ा। एकनाथ शिंदे खेमे को बाला साहेब शिवसेना का नाम मिला है। साथ ही चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।